नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में हल्की कमजोरी, निफ्टी करीब 100 पॉइंट गिरकर 26,100 के नीचे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एल&टी और एमएनएम ने बनाया दबाव। 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे आया बैंक निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट। कारण बताओ नोटिस के बाद टूटा इंडिगो, करीब 4% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना शेयर। आज शाम 6 बजे तक देना होगा उड़ान संकट का जवाब। बीजीसी ने कहा जवाब नहीं मिला तो होगा सख्त एक्शन। कंपनी के मुताबिक 10 दिसंबर तक स्थिति ठीक होने की उम्मीद। आज के बिग स्टॉक्स में गिरावट की जताई गई थी आशंका। आज डिफेंस और रियल्टी में सबसे ज़्यादा दबाव। दोनों इंडेक्स 1 से 1.5% कमज़ोर। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और भारत डायनामिक्स वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार। साथ ही ऑटो और पीएसयू बैंकों में बिकवाली, लेकिन चुनिंदा आईटी में रौनक। विप्रो और टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। कैपिटल मार्केट शुरू में सबसे ज्यादा तेजी, इंडेक्स करीब 1% मजबूत। एमसीएक्स का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचा। उधर बीएसई भी करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट का किया खंडन। कंपनी के मैनेजमेंट ने सीएनबीसी आवाज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में रिपोर्ट को बताया भ्रामक। कहा कर्ज और लेवरेज को लेकर कोई चिंता नहीं, गाइडेंस रखी कायम। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरो में रहेंगे आपके साथ। इस शो में हमारे साथ मानस जायसवाल और राजेश सातपुते पिछले शो से दे रहे हैं। साथ ही अमित सेठ और ओशो कृष्णन भी जुड़ेंगे। इसके बाद मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा से और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा जी से। साथ ही बायोकॉन के सीईओ एंड एमडी सिद्धार्थ मित्तल से भी एक खास बातचीत होगी। लेकिन पहले एक नज़र जरा मार्केट पर डालते हैं। और निफ्टी इस समय देखें अगर आप तो करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी करीब करीब 350 पॉइंट नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप में अच्छा खासा प्रेशर, 0.5% नीचे। स्मॉल कैप में भी गिरावट रहेगी। एडवांस डिक्लाइन रहेगा करीब करीब 1:2.5 का। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे तो इंडिगो 4% नीचे। बीईएल, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां गिरावट है। और अगर आप तेज़ी वाले स्टॉक्स देखेंगे तो प्योरली आईटी, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, यहाँ पर इस समय आपको थोड़ी सी रैली दिखाई देगी। वीरो जी, तो ये थी अब तक की समरी, आपने सुनी अभी। और अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। मानस जायसवाल, राजेश सातपुते जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर अमित सेठ और ओशो कृष्णन जुड़े हैं। ओशो जी प्रणाम। आपके 2 कॉल्स इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड वीरू जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। पहला कॉल जो रहेगा वो आज में जो ब्रेकआउट काउंटर है उस पे रहेगा। पॉलिसी बाजार के काउंटर में अगर हम देखें तो एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है एंड काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें पिछले हफ्ते से कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे लगता है पॉलिसी बाजार में मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह रहेगी। 1880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 1945 के टारगेट्स इसके इमीडिएट टर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1901 पे आपका एक बाय कॉल हो गया पीबी फिनटेक। दूसरा ट्रेड आपका? सेकंड ट्रेड अगर हम देखें आईटी स्पेस में, मुझे लगता है अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग दमखम है। कोफोर्ज में वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोफोर्ज पे बाई के रिकमेंडेशन रहेंगे करंट लेवल्स पे। 1950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड पहला टारगेट रहेगा इसका 2020 का एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2050 का शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पे। ओके, कोफोर्ज हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, अपने करियर हाई पर ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक एक अच्छे स्ट्रेंथ में रहा है। रिसेंटली यहाँ पे जो पुल बैक आया उसने 20 डेमा पे होल्ड लिया, 2-3 दिन टाइम स्पेंड किया और आज के सत्र में 10 डेमा के ऊपर वापस निकल रहा है। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा लगभग 1690 का और टारगेट्स रहेंगे 1740 रुपए के। दूसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है इस समय, दैट विल बी कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है। यहाँ पे भी एक पुल बैक ट्रेड है, 10 डेमा पे स्टॉक है और वहीं से एक बाउंस दे रहा है। लगभग 4504 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 4450, 4450 का और टारगेट्स रहेंगे 4600 के। ओके, कमेंट्स इंडिया, अभी अभी हम इसका उल्लेख कर भी रहे थे। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे आया और कैपिटल गुड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। चलते हैं अब मानस जी के पास। मानस जी, आपके 2 ट्रेड्स।
मानस जी, आपको मेरा वॉइस मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स। वीर जी देखिए, एक बाय और एक सेल के साथ जाएंगे। सेल करेंगे पॉलीकैब, इसका स्टॉप लॉस होगा करीबन 7,240 का, और इसका जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो है करीबन 7,100। प्रोबेबली 7,100 का एक बार के लिए पेनिट्रेट भी करे, तो कहीं ना कहीं लगता है पॉलीकैब में आज जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे सेल करना चाहिए। दूसरा बाय कॉल, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कहा, हाथ में एक आईटी होना चाहिए, टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा का चार्ट देखिए, कहीं वीकनेस नहीं है, हर लेवल पे बाई खड़ा है, 1591 चल रहा है। तो मोमेंटम प्लेयर के लिए ये बढ़िया है। 1577 दिन के लो का स्टॉप लॉस रखे, महिंद्रा बाय करें। इसका आज का टारगेट होगा 1620 का। ओके, टेक महिंद्रा। हाँ मानस, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बताइए आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? बिल्कुल वीरेंद्र जी, तो देखिए पहले तो एमसीएक्स पे खरीदारी करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, इसलिए एमसीएक्स में स्टॉप लॉस लगाएंगे 10,250 का और टारगेट सेट करेंगे 10,700 के, 10,700 के। सेल करेंगे मजगॉट डॉक, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। कंसोलिडेशन जोन के लोअर बैंड को ब्रेक किया स्टॉक ने, तो 2605 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, 2475 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की चर्चा करते हैं। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा से बात करते हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है। और गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। वैसे पहला सवाल तो आप गैस ही कर गए होंगे, क्योंकि आपका जो एक बहुत वायरल हुआ था कि इंडिगो क्यों बना, क्या उस पर, उस थीसिस पर अब एक रिस्क ओपन हुआ है एज एन इन्वेस्टर? क्या अब एक रीथिंक की ज़रूरत है इंडिगो पर, या इस गिरावट में आप मौके ढूंढेंगे पोजीशन रीलोड करने के लिए या और ऐड करने के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज। जो हुआ वो ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटिंग है, वो सेक्टर के लिए भी है, पूरा खाली स्टॉक के लिए नहीं है। और ये दिखाता है कि आप 20-25 साल ब्रांड बिल्ड करते हैं और 2-4 दिन में ही अगर आई थिंक सबसे बड़ा शायद ब्रेकडाउन हुआ होगा इंडियन एविएशन सेक्टर का, और गलत टाइम पे हुआ जब प्रेसिडेंट पुतिन थे और फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है आगे, तो टाइमिंग भी बहुत बहुत खराब है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या रिजल्ट्स आते हैं, थोड़ा अर्ली होगा इस पे कमेंट करना। बट एक सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से 75-80% नॉर्मलसी आ रही है। आई थिंक अगले कुछ दिनों में शायद नॉर्मल होना चाहिए। अब इसका कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, कितनी पेनल्टी पड़ती है, ओवरऑल सेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा और रिफॉर्म्स होंगे इस सेक्टर में, और वो खाली एक एयरलाइन स्पेसिफिक नहीं होंगे, मुझे लगता है ब्रॉडर होंगे, चाहे वो एफटीटीएल रिफॉर्म्स हो, चाहे हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है एविएशन का, फ्यूल ड्यूटी स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है सारा कुछ रीलुक करने की जरूरत है। और ये दिखाता है कि जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे एविएशन है, टेलीकॉम है, वहाँ पे ड्यूपोली थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो मुझे लगता है ब्रॉडर इंप्लीकेशंस भी आएंगे इसके इसेंशियल सेक्टर्स पे, इन टर्म्स ऑफ कि एक प्लेयर जिसका काफी डोमिनेंट मार्केट शेयर हो इसेंशियल सर्विसेज में क्या। तो मेरा वेट एंड वॉच रहेगा। आई थिंक ऑपरेशनल ऐसा इश्यू इंडिगो से आएगा, ये शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी अपने किसी भी सिनेरियो एनालिसिस में। तो वेट एंड वॉच रहेगा अनुज। आई थिंक थोड़ा जल्दी होगा अभी बोलना कि एक्यूमुलेट करना चाहिए या जो भी एक्शन करना चाहिए इसके ऊपर। वेट एंड वॉच रहेगा, बिल्कुल। दूसरा जो डिस्कशन मैं आपसे गुरमीत जी करना चाह रहा था, वो था आईटी को लेकर। क्लियरली पिछले 3-4 दिनों से आईटी में एक अच्छा मोमेंटम है। थोड़ा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड का रेट कट भी आएगा। यहाँ पर आपका क्या व्यू है? और लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप आईटी, कोई प्रेफर्ड आईटी पिक्स आपकी? तो अनुज, ये हमने कई बार चर्चा करी है कि बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और राइट ऑफ नहीं करना चाहिए आईटी सर्विसेज सेक्टर को। मेरा ये मानना है कि फेड रेट का थोड़ा सा एक मुझे लगता है अंडर ओनरशिप भी है। टाइम और प्राइस करेक्शन भी हुआ है स्पेशली लार्ज कैप आईटी में। तो जब एआई एडॉप्शन स्टेज शुरू होगा तो मुझे लगता है उसमें, हालांकि अभी थोड़ा समय है, मुझे लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज कम बैक करेगी। हमें लार्ज कैप में एचसीएल टेक अच्छा लगता है अनुज। हम काफी समय से उसमें इन्वेस्टेड हैं, काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अगर आप देखिए उनका सॉफ्टवेयर बिजनेस लगभग 25% प्लस मार्जिन पे है और अब उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। ईआरडी अच्छा कर रहा है, आईटी तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। H1B टोटल लाइव वीजाज आई थिंक कुछ 3,000 के आसपास है, तो डिपेंडेंसी भी थोड़ी कम है लेट्स से अगर और डिस्ट्रप्शन होता है। हमें केपीआईटी टेक बहुत समय से पसंद है। मुझे लगता है कि ऑटो में जैसे जैसे ग्रेजुअली रिवाइवल आएगा, और केपीआईटी ने काफी रेजिलियंस दिखाया है, इतना लीडिंग उसके जो लेवल्स हैं उसमें टर्मोइल हुआ, उसके बावजूद भी केपीआईटी ने अच्छा किया है। तो ये एक और हमारा पसंद है, और मेरी निगाह रहेगी परसिस्टेंट पे और कोफोर्स पे। ओके,
अच्छा गुरमीत जी, इस वक्त कोफोज, वाकई आपने जो बात बोला, मिड कैप आई थी में परसिस्टेंट कोफोज दोनों ने बहुत अच्छा प्राइस स्ट्रेच दिया। कोफोज क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। कैपिटल मार्केट थीम ने गुरमीत एक बार फिर से तेजी पकड़ ली। बीएसई एट ऑल टाइम हाई, एमसीएक्स थैंक्स टू गोल्ड एंड सिल्वर। अभी कैपिटल मार्केट थीम में कौन सा एक दो स्क्रिप्ट जोड़ी हुई है आप लोगों ने, और क्या और ऐड कर रहे हैं आप? तो हमने वीरू जी थोड़ा सा ग्रो पे हमारी थोड़ी निगाह है, मुझे लगता है बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और अच्छी शानदार लिस्टिंग हुई, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा 150 के आसपास के लेवल्स पे आया है। ब्रोकिंग बिजनेस को थोड़ा सा पिवट कर रहे हैं और बाकी ओके, ठीक है। आई मीन ग्रो पे आप टिप्पणियां कर रहे थे, अभी मैं आता हूं, थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच था। अच्छा यस प्लीज गुरमीत अपनी बात पूरी करिए। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था वीरू जी, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि ग्रो हमें अच्छा लग रहा है। अभी आप देखिए जो न्यू सिप रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें 44% न्यू सिप्स ग्रो पे रजिस्टर हुई। बॉन्ड ट्रेडिंग भी शुरू कर रहे हैं और ब्रोकिंग पे जो डिपेंडेंस है 80-82% बिजनेस का, वो थोड़ा धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी करी है और अमेजिंग एनालिटिक्स है, और जो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका टेक इन हाउस है। तो ये हमें अच्छा लगता है। हाई न्यू एज बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है और एबिलिटी है पिवट करने की डिफरेंट लाइंस में। इसके अलावा हमने हमारे पास पोर्टफोलियो में सीडीएसएल है, हमारे पास कैम्प्स है पोर्टफोलियो में, एक दो म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ और ब्रोकर्स हम देखेंगे अगर थोड़ा मार्केट एक्टिविटी रिस्टोर होती है, वॉल्यूम्स वापस से पिकअप होते हैं, तो अब बहुत सारे ब्रोकिंग नेम्स काफ़ी रीजनेबल हो गए हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल। तो एक अच्छे लेवल पे शायद वो भी हम ऐड करेंगे। हम ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। कैपिटल मार्केट थीम को लेकर काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा एग्रेशन हमें ऑटो में गुरमीत अशोक लेन में दिखाई दे रहा है। दैट्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। क्या ये जो कैपेक्स में एक उछाल आया है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल, क्या इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स वही है? आप अशोक लेन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त? कमर्शियल व्हीकल स्पेस का डायरेक्ट ओईएम एक्सपोजर कम है वीरू जी। रीजन बीइंग कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं इसमें। हालांकि मंथली अपडेट बहुत अच्छा है, टाटा टाटा का भी मंथली अपडेट बहुत अच्छा था सीवी को लेके। महिंद्रा का अगर आप देखेंगे जो वहाँ पे भी उनका अपडेट अच्छा आया था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से लिंक्ड है, बट हम इसको एंसिलरीज़ और वैल्यू चेन के थ्रू ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे प्ले करना। चाहे वो टायर कंपनीज़ हैं, चाहे वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ हैं, पार्ट मेकर्स हैं। तो हमारा फ़ोकस टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स पे ज़्यादा है, ओईएम पे भी और ऑटो एंक्स पे भी, क्योंकि यहाँ डिमांड हमें स्ट्रक्चरल लग रही है। आप अगर जीडीपी के आंकड़े देखें, रूरल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा टू व्हीलर साइड पे रुझान बढ़ा है। एमएनएफ हमारे पास पोर्टफोलियो में है। तो हमारा पोर्टफोलियो उनो मिंडा, संधार, लूमेक्स, लूमेक्स जो एलईडी लाइट बनाता है फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स के लिए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है वर्सेस अगर आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखें। गुरमीत जी, एक स्पेस जहां पर ज़बरदस्त डी रेटिंग हुई है और हमने सीएनबीसी आवाज़ पर एक्चुअली आगाह भी किया था, हालांकि रीज़न कुछ और रहे, लेकिन एलएनटी के नंबर्स के बाद से ईएमएस स्पेस देखिए आप, केन्स ऑलमोस्ट अब पिछले अपने हाई से आधा हो चुका है। और अगर आप देखें आज पीजी इलेक्ट्रोप्लास, हालांकि मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी, उसके बावजूद ये स्टॉक चलने को तैयार नहीं, और ये भी स्टॉक अपने हाई से आधे से ज़्यादा गिर चुका है। क्या व्यू बन रहा है आपका ईएमएस स्पेस पर? क्या ये स्टोरी डन एंड डस्टेड, या फिर क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी महंगी है, या फिर मौके ढूंढे यहाँ पर? अनुज, ये वैल्यूएशन ज्यादा है जैसा आपने खुद बोला, आई थिंक, क्योंकि कोई भी स्कोप नहीं है। आई थिंक केन्स का इशू डिस्क्लोजर साइड पे ज्यादा रहा है। मैनेजमेंट ने आके क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, बट इस लेवल पे आप डिस्क्लोजर्स मिस नहीं कर सकते। और अगर आप प्राइस टू परफेक्शन है, जब आप इतने रिचली वैल्यूड है, तब तो और भी गुंजाइश नहीं है। और अनुज, एक जो हम हमेशा बात करते हैं, एक प्राइस टू इक्विटी के साथ आपको प्राइस टू गवर्नेंस रेशियो मिलता है। जब आप फास्ट ग्रो करते हैं तो आपको और ध्यान देने की जरूरत है कि आप सब्सिडीज की एंट्रीज को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, नहीं करते हैं। होपफुली ये डिस्क्लोजर इशू ही है और ब्रॉडर स्ट्रक्चरल इशू नहीं लगता है हमें अभी तक। तो इसलिए हमें हमने हमारे पास केन्स नहीं है पोर्टफोलियो में, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे हमें लगता है ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टोरी को लेके मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। हमारे पास डिक्सन है पोर्टफोलियो में, जहाँ थोड़ा सा आप बोल सकते हैं टाइम करेक्शन आया है। तो हम और स्पेसेस को देख रहे हैं इसमें।
एक दो और कंपनीज हैं जो वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कंप्रेसर भी बना रही है, पुणे नासिक बेस्ड है। डिक्सन हमारे पास है ही है, हम केन्स पीजी इलेक्ट्रोपास, हम ये वाली स्पेस को हम थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट मिस कर गए थे जब ये स्पेस बहुत अच्छा कर रहा था। तो अगर एक रीजनेबल प्राइस करेक्शन आता है तो हम इसमें और ऐड करेंगे। और अब देखिए जो जीडीपी के आंकड़े आए, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं उसमें काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ा हब बन के आ रहा है, और अगर ट्रेड डील होती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो एक जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का क्लाउड है वो भी हटेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा B2C और B2B प्ले में ईएमएस के। तो डिक्सन B2C प्ले है, केन्स पीजी इलेक्ट्रोपास थोड़ा सा B2B2C प्ले है। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल पे और कैश फ्लोज पे निगाह करिए, क्योंकि यहाँ पे एक क्वार्टर डिसरप्शन से ये चीजें आपके रिटर्न रेशियो को बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। फर्दर करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली अनुज इसको ऐड करेंगे पोर्टफोलियो में। अच्छा, मीनवाइल निफ्टी ने हल्का सा पुल बैक लिया है और मैं आपको एक क्रॉस कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। निफ्टी सिंक हुआ टुवर्ड्स टेलो, निफ्टी बैंक सिंक हुआ, बट उसी वक्त HDFC बैंक, उसी वक्त ICICI बैंक, उसी वक्त रिलायंस, ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स डे हाई पर थे। दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्रॉस कॉम्बिनेशन। अच्छा गुरमीत, मैं एक चीज़ देख रहा था, अब दिल्ली NCR के मार्केट को आप और मैं बहुत बारीकी से देखते हैं, रियल स्टेट को भी, कहीं कहीं तो फ्लैट बुकिंग पे iPhone 17 मिल रहा है, और आप देखिए DLF जो है वो CY25 के सेकंड हाफ के लोवेस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। रियल स्टेट में क्योंकि बाइंग जो है वो सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में है, आपका जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, खैर वो तो अब रही नहीं है, आई मीन लो कॉस्ट हाउसिंग को डिफाइन क्या करूँ मैं नोएडा में, वहाँ पे वॉल्यूम्स गिर रहे हैं। क्या आप रियल स्टेट को लेकर थोड़े चिंतित हैं? आपने अपना एक्सपोजर क्या किया है इस स्पेस में? हमारे पास क्योंकि डेवलपर तो कोई भी नहीं है पोर्टफोलियो में, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि प्राइस वाइज शायद आपको एक लंबा टाइम करेक्शन देखने को मिले। जनरलाइज नहीं करूंगा क्योंकि ज्योग्राफी वाइज वैरी करता है, मैं एनसीआर की बात करूंगा। प्राइसेस बहुत ज्यादा है नोएडा में, प्राइसेस जो लॉन्च हो रहा है वो 30,000 रुपीज स्क्वायर फीट हो रहा है, जिसकी डिलीवरी शायद 2029-30 में है। आप गुड़गांव में देखेंगे प्राइसेस बहुत हाई हैं, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड है, एक्सटेंशन रोड है। तो मुझे लगता नहीं इस लेवल पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे, वो लग्जरी अच्छा कर रहा था क्योंकि एंड कंज्यूमर कम था, इन्वेस्टर्स ज्यादा था। मेरा ये मानना है इनफैक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट थोड़ा बेटर कर सकता है। ब्याज दरों में कटौती हो रही है, होम लोन के रेट अब 7-7.5% की रेंज में है, और एक अफोर्डेबल मिड सेगमेंट में रिवाइवल हो सकता है। तो हम उसको अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के थ्रू प्ले कर रहे हैं। होम फर्स्ट आप देखिए शायद पिछले 6-7 साल में पहली बार आपको 4 के नीचे मिलेगा प्राइस टू बुक पे, बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं। बहुत अच्छे जो कुछ पीएसयू नेम्स हैं वो बिलो बुक है या बुक पे ही हैं, चाहे पीएनबी हाउसिंग है, इवन आधार हाउसिंग अच्छा लग रहा है। तो ये डिफिकल्ट बिजनेस है, इसमें इसके जो क्रेडिट मैट्रिक्स हैं, कलेक्शन मैकेनिज्म है, जो आपकी अंडरराइटिंग है, इसमें आपको इंटीरियर्स में नेटवर्क बनाना पड़ता है, और वो एक बार जब बन जाता है तो बनाना मुश्किल है, बन जाता है फिर उसका आप एडवांटेज लेते हैं। तो डिफिकल्ट बिजनेस है, तो हमारा इस पे व्यू अच्छा है। और इसके अलावा हमारे पास मुथूट है जो कि गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज है, और कंजम्पशन प्लेस हैं मार्केट। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। राहुल जी, काफ़ी वॉलेटाइल रहा मार्केट, 2 दिन मतलब फ्राइडे को अच्छी रैली आई, लेकिन आज जिस तरीके से हम थोड़ा वापस नीचे आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इस समय आपका क्या व्यू है अभी? जी देखिए अनुज जी, जो हिसाब से निफ्टी का सेटअप है दिसंबर सीरीज के लिए, एक तरफ इंडिया विक्स 10-11 के रेंज में है, डेरिवेटिव्स पोजीशन अगर हम देखें एफआईज की या रिटेल की, तो कोई भी एक्सट्रीम डेटा नहीं है, और कहीं ना कहीं मार्केट ये डिसाइड करके चल चुका है कि ट्रेड डील नहीं होने वाली है। जो इवेंट एक होना था आरबीआई का वो ऑलरेडी हो गया फ्राइडे के सेशन में। अब मार्केट के पास रेंज बाउंड जो डेटा अब तक जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट है, 25,800 नीचे में सपोर्ट जोन है, 26,300 का ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया है, और ये अप्रोक्सीमेटली 400-500 पॉइंट का जो रेंज है इसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि आईटी ने पिछले वीक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, 3.5% ऊपर था आईटी इंडेक्स। बैंक थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। क्लियरली इंडाइसेस में डायरेक्शनल ट्रेड जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, और जब तक डेटा चेंज नहीं होता है, हमें भी चेंज नहीं होना है।
तो एज एन ऑप्शन राइटर आई थिंक अगर ऑप्शन राइटर्स है उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, बिकॉज प्रीमियम्स काफी कम हो चुके हैं, और एट द सेम टाइम डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए भी थोड़ा सा मामला पेचीदा है, क्योंकि मार्केट जो है रेंज छोड़ने को यहाँ पर तैयार नहीं है। अब 3 जो सेक्टर्स जो इस मार्केट में अच्छे लग रहे हैं, सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इवन एचडीएफसी बैंक, इनमें हमने देखा कि वीकनेस पिछले वीक में देखने को नहीं मिली, और कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं आने वाले शॉर्ट टर्म में, यानी कि 4 से 5% तक की अपसाइड आपको महीने 10 से 15 दिन में देखने को मिल सकती है। और दूसरा जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर सेक्टर रहा है वो है ऑटो में खास करके आइशर मोटर्स का सेटअप हमें सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, और हमें लगता है कि ये एक स्पेस है जो रिगार्डलेस ब्रॉडर मार्केट के लैक ऑफ मोमेंटम के बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिख सकता है। और लास्टली आईटी, जो लास्ट वीक का सबसे अच्छा परफॉर्मर था, आईटी में अगर इन्फोसिस का सेटअप देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर बना है पिछले 2-3 सेशन में, और तकरीबन 1700 रुपए तक के टारगेट्स इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 1590 का स्टॉप लॉस लगाकर की जा सकती है। और ये जो 3 सेक्टर या सिलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया है और मोमेंटम थोड़ा सा मार्केट के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। बट राहुल जी, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि इंडेक्स एक रेंज में चला जाएगा, परफेक्टली फाइन, आई मीन जिस प्रकार से ऑप्शन प्लेसमेंट है। बट इस बार अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की प्लेसमेंट को देखें, वो अब 10 डेमा पार नहीं कर पा रहा है, बार बार अनवाइंडिंग आ रही है, बट एक क्रॉस कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, दैट्स आई थिंक एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। इनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी एग्रेसिव है, जस्ट क्रॉस कॉम्बिनेशन 10 दिन पहले जो स्थिति थी उससे बिल्कुल उलट है। इसको आप कैसे लेते हैं, आई मीन इस क्रॉस डाइवर्जेंस को? जी हाँ, ये इनफैक्ट एक टिपिंग पॉइंट है शायद, जो एक तरह से पीएसयू और प्राइवेट में जो कंपैरिजन है या रेशियो जो है वो यहाँ पर फ्लिप होता हुआ दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है प्राइवेट बैंक्स में अच्छा है। एचडीएफसी बैंक देखे, आईसीआईसीआई बैंक देखे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखे, इनमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, और यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड भी रहा तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक का अगर मैं इंडिविजुअल सेटअप देखूं तो की मूविंग एवरेजेस के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 50 दिन 20 दिन के एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। 1375 का एक सपोर्ट है स्टॉक को, तो 1370 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग किया जा सकता है। 1440 तक की अपसाइड मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकती है। दूसरा जो सेटअप है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, थोड़ा सा यहाँ पर हाई बीटा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, लेकिन यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखाई दे रहा है। तकरीबन 87-88 रुपीज तक के टारगेट मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और कल का यानी कि फ्राइडे का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 79.5 का स्टॉप लॉस लगा एज पर स्पॉट, और तकरीबन 6-7 रुपए का अपसाइड मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आता हुआ दिख सकता है। ये राहुल जी, ये जो ईएमएस स्टॉक्स हैं, केन्स, डिक्सन, पीजी इलेक्ट्रोक्लास, इनके चार्ट क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से बिगड़े हैं पिछले कुछ दिनों में? जी हाँ, खास करके केन्स हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन, काफी ब्रूटल रहा है इसमें करेक्शन, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये फॉलिंग नाइफ है, जब तक एक थोड़ा कंसोलिडेशन नहीं मिलता है, यहाँ पर एडवाइस नहीं रहेगी फ्रेश बाइंग करने के लिए। रिलेटिवली अगर डिक्सन में देखो तो यहाँ पर कंपेरेटिवली फॉल कम रहा है, और एक डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो थोड़े यहाँ पर ग्रीन शूट्स है डाइवर्जेंस के, तो एक बाउंस बैक मुझे लगता है कि यहाँ पर बनता है। तकरीबन 14,600 तक का बाउंस बैक डिक्सन में देखने को मिल सकता है, लेकिन टेक्सचर जो ब्रॉडर टेक्सचर जो है वो अभी भी वीक है, मतलब बड़ी तरीके से रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है क्योंकि काफी ओवरसोल्ड रहा है शॉर्ट टर्म में। तो एब्सोल्यूट बेसिस पे अगर हम देखें तो अभी भी सेल ऑन राइज का ही सेटअप है, या फिर अगर छोटा ट्रेड लेना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ बाय किया जाए, और टाइमली एग्जिट भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके ऐसे मार्केट में जो ब्रॉडली मोमेंटम जो है वो लैकिंग है ओवरऑल मार्केट। राहुल जी, आपने शॉर्ट साइड पे क्या क्या रखा हुआ है? आई मीन फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अनुज उल्लेख कर रहे थे अभी ईएमएस सेगमेंट का, डिफेंस कोलैप्स हो रहा है, मीडियम टर्म एवरेजेस वायलेट हो रहे हैं, डिफेंस पे आपका टेक क्या है? जी, आई थिंक डिफेंस में सबसे बेहतरीन शॉर्ट अगर करना है तो एचएएल का सेटअप सबसे अच्छा लगता है। इनफैक्ट एक फ्रेश ब्रेकडाउन आज के सेशन में एचएएल में देखने को मिला है। काफी वीकनेस रहा है स्टॉक में, जब से इनका प्लेन क्रॉस का डेवलपमेंट हुआ था उसके बाद में स्टॉक ने लगातार 50 दिन 20 दिन सब मूविंग एवरेजेस ब्रेक की है, और आज के सेशन में इसने अपना जो नवंबर का जो लो था तकरीबन 4420 के आसपास का, 4400 के आसपास का, वो भी ब्रेक किया है।
और जो अगला पड़ाव है, अगला जो सपोर्ट है स्टॉक के अंदर तकरीबन 4300 4280 के आसपास का आता है, तो तकरीबन 100 रुपए की डाउनसाइड एचएल में और देखने को मिल सकती है। एक रिवर्स पुल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आज के सेशन में एचएल में, और आज के वॉल्यूम्स खास करके अभी तक के जो 1 घंटे के वॉल्यूम्स है वो काफी मजबूत है। तो इसको देखकर यही लग रहा है कि वीकनेस यहाँ पर बनी हुई है, डिफेंस स्ट्रगल जरूर कर रहा है, और इसमें लाइक पूरे सेटअप में एचएल का सेटअप हमें सबसे बेहतरीन लगता है शॉर्ट करने के हिसाब से। सबसे बेहतरीन शॉर्ट सेटअप यहाँ पर है। चलिए इस शो को यहीं समेट लेते हैं। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच। वीरू मैं आपसे अलविदा कहेंगे अभी के लिए, और अगले शो के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए शेयर जुड़ेंगे आपके साथ।